एक दिन में अमेरिका की मार्केट से $1 ट्रिलियन साफ हो जाते हैं, वो भी केवल चाइना की एक एआई चैटबॉट की वजह से, जिसे कि महज 4 दिन पहले अमेरिका की मार्केट में लॉन्च करा गया था। और 4 दिन के अंदर ये एप्पल के ऐप स्टोर के जो फ्री ऐप्स की कैटेगरी होती है वहाँ सबसे ऊपर रैंक करता है। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाते हैं। जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे कि एनवीडिया और बाकी के जितने बड़े टेक जाइंट थे, उन सबके शेयर बहुत नीचे गिर जाते हैं। एनवीडिया का एक दिन में 14% से ज़्यादा लॉस होता है। एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा है। और $1 ट्रिलियन इतना बड़ा नंबर होता है कि अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो जीडीपी होती है वो $3.55 ट्रिलियन की है। मतलब कि अगर हमें $1 अपनी जीडीपी में ऐड करना होगा, यानी कि अगर हम 3.5 से $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहें तो उसके लिए कम से कम हमें 1.5 साल का टाइम लगेगा। और इतना अमेरिका में एक दिन में मार्केट क्रैश हो गया था। इस एआई चैटबॉट का नाम है डीप सीक और इसे महज 55 दिन में बना के तैयार किया गया था। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसे 2023 में मई में रजिस्टर करा गया और दिसंबर 2024 में इसका वर्जन 3 लॉन्च किया गया। और अभी 4 दिन पहले इसे अमेरिका की मार्केट में लॉन्च करा तो अमेरिका में पूरा तहस महस हो गया। तो इसके पीछे की क्या कंट्रोवर्सी है, किस तरीके से महज एक चैटबॉट ने अमेरिका की मार्केट को गिरा दिया, इसके पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है। जब अमेरिका को पता चला कि चाइना भी एआई के ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे कि अमेरिका का चैट जीपीटी है, वैसा ही चाइना भी एक चैटबॉट बनाना चाहता है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2023 में जो एनवीडिया से चिपसेट जाते हैं जो कि एआई के लिए और बाकी के टेक्नोलॉजिकल डिवाइस में यूज़ होते हैं, उन पर बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे चिपसेट चाइना को नहीं दिए जाएंगे। इसमें महज 2000 एनवीडिया के चिपसेट लगे जो कि H800 सीरीज़ के हैं। और जबकि इनके कॉम्पिटिटर्स जो बाकी के और भी ऐसे चैटबॉट हैं जैसे कि चैट जीपीटी, उनमें कम से कम 10,000 ऐसे चिपसेट लगाए जाते हैं, तब जाकर वो इतने पावरफुल बन पाते हैं। लेकिन इन पे कम रिसोर्स होने के बावजूद, एक लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद $5.58 मिलियन में चैट जीपीटी से बहुत कम रुपए लगाकर और महज 55 दिन में उससे बेहतर या उसकी तरह एक चैटबॉट तैयार करा। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये फ्री था। अगर आप चैट जीपीटी में जाओगे तो उसके जो एडवांस वर्जन है वो पेड वर्जन है, लेकिन ये पूरा चैटबॉट आपके लिए फ्री है और आप इसे अपने मोबाइल में अभी यूज़ भी कर सकते हो। और जब भी कोई चैटबॉट बनाया जाता है या कोई भी इंजन बनाया जाता है तो उसकी खासियत ये होती है कि इसके पास डाटा सेट कितना बड़ा है। जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा सेट होता है वो उतने एक्यूरेट आंसर देने में काबिल होता है। तो इसमें 14.8 ट्रिलियन का डाटा सेट है जो कि 670 बार उसे अलग अलग पैरामीटर पर टेस्ट करा गया, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया। जब भी हम एआई की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिथम और टूल्स का एक कंबाइन करके तब ये एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार होता है। हर प्लेटफॉर्म में कुछ एल्गोरिथम होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि एक एआई चैटबॉट ऐसा होता है कि उसे ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा डाटा सेट उसके पास होना चाहिए, तो इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत सारी चिपसेट का यूज़ किया जाता है जिससे कि इसकी प्रोसेस फास्ट हो सके और लार्ज डाटा को ये सेव करके रख सके। जैसे कि आपका जो फ़ोन है या जो आपका कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ भी है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, इनके अंदर भी चिपसेट होते हैं। आप जब मोबाइल चलाते हो या जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि इसका प्रोसेसर कितने का है। जितना बेहतर प्रोसेसर होता है फ़ोन उतना ही अच्छा काम करता है, मोबाइल आपका हैंग नहीं करता और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ऐसे ही इनमें भी यूनिट्स होती हैं, चिपसेट्स होती हैं जो कि इसे लंबे टाइम तक सस्टेन करती हैं और इसके प्रोसेसिंग वर्क को बहुत फास्ट कर देती हैं। किसी भी एआई बॉट को बनाने के लिए कुछ उसके स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा कलेक्शन। अगर किसी भी चैटबॉट के पास डेटा नहीं होगा तो वो आपको कैसे कोई भी आंसर प्रोवाइड करेगा, तो इसीलिए डेटा उसे दिया जाता है। और जो चैट जीपीटी था उसे पूरा डेटा मैनुअली फीड किया गया था, इसी वजह से उसके पास एक बहुत बड़ी टीम थी और उसे बनने में भी बहुत टाइम लगा था, उसमें बहुत रुपए खर्च हुआ था। अब ये जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है ये टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज, वीडियो, इन्फॉर्मेशन या फिर सेंसर से आ सकता है या फिर जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं। अब ये जो न्यू जनरेशन चैटबॉट हैं इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये ट्रायल और एरर मेथड से अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। मतलब कि अगर इनसे कुछ गलती होती है और फिर अगर आप उनकी गलती को करेक्ट करते हो, इन्हें मतलब कि जितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये उतने ज़्यादा अपने वर्क में एफिशिएंट होते हैं और एक्यूरेट होते जाते हैं। जैसे कि एक यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, अब यही वीडियो आप देख रहे हो तो इस टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट होगा या फिर आप मुझे देखने के लिए आते हो,
तो यूट्यूब आपको इसी टाइप की वीडियोस और ज़्यादा रिकमेंड करेगा। जो भी आपकी वॉच हिस्ट्री होगी उसके अकॉर्डिंग से आपको ऐसे वीडियोस मिलने लगेंगे। ऑडियंस के लिए यूट्यूब वीडियो नहीं ढूंढता है, बल्कि वीडियो के लिए सही ऑडियंस को ढूंढता है। ये होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। अब जब एक बार पूरा डेटा उसमें फीड कर दिया जाता है तब होती है डेटा प्रोसेसिंग। अब क्योंकि जो भी डेटा दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्म में होता है, क्लियर नहीं होता, क्लीन नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मानो अभी जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ये अलग अलग वर्ड के कॉम्बिनेशन है, कई अलग अलग वर्ड को मैं अरेंज करता हूँ और वो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक इसी तरीके से डेटा भी अलग अलग होता है, बहुत रॉ फॉर्म में होता है। उसे अरेंज करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है, उसकी फिर लेबलिंग करनी पड़ती है, उसे क्लीन करना पड़ता है। लेबलिंग का मतलब हुआ जैसे कि मानो एक डॉग की इमेज है, एआई को बहुत सारे डॉग की इमेज उन्होंने शो करी। जब उसने बहुत सारे डॉग को रिकग्नाइज किया कि इसकी फेशियल शेप कैसी होती है, इसकी बॉडी में क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसी बॉडी की शेप होती है, इसके आँख, कान, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। फिर जब आप उसे कोई दूसरी इमेज देकर पूछते हो कि ये क्या डॉग की इमेज है, तो वो उसे बताने में सक्षम होता है कि ये डॉग है या फिर डॉग नहीं है। फिर इसके बाद स्टेप आता है मॉडल बिल्डिंग का, मतलब कि एल्गोरिथम बनाने का। एल्गोरिथम बनाने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ता है। जिस तरीके से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, वैसे ही किसी भी एआई को बनाने के लिए एक ब्रेन की तरह पूरा एक न्यूरल फंक्शन वहां पर बनाना पड़ता है। तो वो एल्गोरिथम जब बन जाता है तो वो क्या करता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। अभी तक जो सर्च इंजन थे वो केवल आपके कीवर्ड को ऑब्जर्व करके उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कीवर्ड भी थोड़े बहुत गलत डाल देते हो फिर भी ये आपको सही आंसर दे देगा, क्योंकि अब ये आपके पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसे अंडरस्टैंड कर रहा है और कहाँ पर क्या गलती हुई है इसे वो भी पता लगता है। यहाँ तक कि आजकल एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो आपके इमोशन तक को समझ सकता है और कौन सी बात किस कॉन्टेक्स्ट में, किस इमोशन में, किस टोन में बोली गई है ये उसे भी समझ सकता है। फिर जो भी मॉडल होता है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि मॉडल एक बार बन के तैयार हो गया, आपने उसे डीप लर्निंग में भी दे दी, लेकिन अब उसे बहुत बार ट्रेन करा जाता है। इससे जितनी बार भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उसका एक्यूरेट आंसर निकाल के दे। अब ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि मानो अभी फिर से हम डॉग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख इसे डॉग की इमेज दिखाई गई। अब उसके बाद एक कैट की इमेज डाली गई और इससे पूछा जाता है कि ये डॉग है या फिर कैट है, तो अब ये उसे बता पाएगा कि ये कैट है। लेकिन अगर यहाँ पर एआई गलती करता है, मान लो कि कुछ गलती भी हो जाती है, तो यहीं पे उसे बार बार ठीक किया जाता है। और अब तो एआई ये डीप लर्निंग के बाद इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि अगर आप 1 लाख इमेज डॉग की प्रोवाइड करते हो और फिर उससे कहते हो कि मुझे एक ऐसे डॉग की इमेज बना कर दो जो कभी देखा ना गया हो, तो वो वैसे ही आपको इमेज बनाकर दे देता है। जो 1 लाख डॉग्स का डेटा सेट उसके पास था उसके अकॉर्डिंग उनसे सीख सीख कर वो एक ऐसी इमेज बनाकर तैयार कर देगा जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ट्रेनिंग के बाद का स्टेप होता है कि मॉडल को बार बार टेस्ट किया जाता है। अब जैसे कि जब बच्चा कोई एग्जाम में बैठता है तो उसके मार्क्स जैसे आते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि इसकी कैसी प्रोग्रेस हुई। वैसे ही मार्केट में उतारने से पहले किसी भी चीज़ का, चाहे गाड़ी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एआई हो, इन सब की बार बार टेस्टिंग होती है। जो कमी होती है उसे ठीक करा जाता है और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है कि इसे मार्केट में लॉन्च करा जाता है। अब इसमें कई और चीज़ें होती हैं जो कि इसकी बहुत मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे कि दो ह्यूमन जब आपस में बात करते हैं तो वो बात करने की टोन को, कॉन्टेक्स्ट को, इमोशन को, सबको समझ लेते हैं। अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाए। अगर आप गूगल पे अभी भी कुछ भी सर्च करोगे नॉर्मल सी, तो वो कीवर्ड को उठाकर आपको रिजल्ट देगा। जो भी एक वेबसाइट पर कीवर्ड होगा और जो कीवर्ड आपने सर्च करे होंगे वो अगर रिलेट कर जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर सर्च रिजल्ट में शो कर देगा। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है। ये इसी एनपीएल के जरिए आपकी हर चीज़ को समझ लेता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। फिर जो इन सारी एआई चैटबॉट की एक खासियत होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं कि ट्रायल और एरर के मेथड से बार बार ये सीखते हैं। जैसे कि जब चैट जीपीटी मार्केट में आया था उस टाइम पर ये बहुत गलती करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी गलतियां कम होती जा रही हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा उस पर ट्रायल करा जाएगा, जितना एरर होगा उससे वो उतना ही बेहतर बनता जाएगा। इसे हम डीप लर्निंग भी बोलते हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। पहले हम एमएल की बात करते हैं, मतलब कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, किसी भी मशीन में एआई को डाल दिया जाता है, वो हो जाती है मशीन लर्निंग। और इसमें यही होता है कि वो अपने आप चीज़ों को सीखता है। जो एक आप प्री सेट डाटा उसे देते हो, उस डाटा को वो एआई ऑब्जर्व करता है,
उसके बाद वो उसी से नई नई चीज़ें अपने आप बनाने में काबिल हो जाता है। चैट जीपीटी का जो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है ये किसी भी एआई की एक मेन टेक्नोलॉजी होती है। ये क्या करता है, यही वो चीज़ होती है जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी रिलेशन को समझने में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ से एआई इतना पावरफुल हो चुका है इसकी वजह से कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो तक ये रिकग्नाइज कर सकता है। आप कुछ भी एक इमोशनल टेक्स्ट लिखो या फिर कुछ भी उससे सवाल पूछो, वो उसी टोन में उसका जवाब देगा जैसे कि एक इंसान जवाब देता है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब थोड़ी हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। रसिया अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। यूएस और अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। यूएस के पास अपना अलग सिस्टम है जो कि पूरी वर्ल्ड में ही चलता है। गूगल हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल की जितने भी सर्विसेज हैं, गूगल है, क्रोम है या फिर आपका यूट्यूब है और भी बाकी की सर्विसेज गूगल हमें प्रोवाइड करता है। मैप हो गया, ईमेल हो गया। और अगर हम बात करें मेटा की, व्हाट्सएप आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मेटा की साइट हो गई। एक्स आपका वो भी अमेरिका का है और ना जाने कितनी हम अमेरिका की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कल को अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है जैसे कि रसिया के ऊपर है, तब हम क्या कर पाएंगे। और वहीं पर आप चाइना और रसिया को देखो, उनके पास अपने खुद के सिस्टम है, उनके पास हर चीज़ के लिए अपने खुद के एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे एप्लीकेशन ऐसे निकल के आ रहे हैं लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि फ्यूचर को देखते हुए हमें अपनी स्वदेश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है।